हेलो दोस्तों। आरावली जियो एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो अपने क्लाइमेटोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम पहले वीडियो में जो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर और अर्ली एटमॉस्फेयर के बारे में देखा, फिर कंपोजिशन ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर या प्रेजेंट एटमॉस्फेयर देखा। इसके बाद में हमने CO2 के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम आगे जो गैसेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो methane level rose about 0.5% per year in 2010 after slower rise earlier। जो मेथेन का लेवल है, मेथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, वो भी बढ़ रहा है 0.5% पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, 2010। और उसके बाद में क्या हुआ है, इसका जो इंक्रीजिंग है वो स्लो हो गया है। ठीक है, मेजर जो मेथेन सोर्स है, सोर्स मतलब ये आता कहाँ से है मेथेन इतना, तो वो राइस पेडीज से आ जाता है। जो दलदली एरिया है, वेटलैंड टाइप का एरिया है, वहाँ से, या जो वेट सॉइल है जहाँ पर वाटर लॉग सॉइल होती है, वहाँ से जनरेट होता है। इसके अलावा टर्माइट से और काउ डाइजेशन से और नेचुरल गैसेज जहाँ से लीक हो रहा है, वल्केनो वगैरह, वहाँ से भी ये एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। तो आपको सोर्स याद होना चाहिए कि मैथेन का सोर्स क्या है। तो राइस पेडीज, वे जो वाटर लॉग वेट सॉइल है, टर्माइट्स है, काउ डाइजेशन है, इसके अलावा जो वॉल्केनो वगैरह है, वहाँ से भी ये एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये भी राइस हो रही है एट 0.3 पर ईयर। ठीक है, ये मैथेन जो हमने देखा वो 0.5% पर ईयर है, और नाइट्रस ऑक्साइड है वो 0.3% पर ईयर राइस हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि CO2 पर ईयर कितना राइस हो रहा है ppm में और परसेंटेज में, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। सो नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से आता है? जैसे हमने मेथेन को देखा कि वो टर्माइट से आ रहा है, या वाटरलॉग्ड एरिया से आ रहा है, या वेटलैंड जो एरिया है वहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड जो आता है वो इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और सॉइल प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रोब से भी ये नाइट्रस ऑक्साइड आता है। ठीक है, सो सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे ब्रेक डाउन इनटू नाइट्रस ऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। जो सनलाइट होता है तो वो इस नाइट्रस ऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रुप ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से देखेंगे कि CFC जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है 1990 तक। ठीक है, अभी 1990 के बाद में क्या हुआ है, इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये CFC जो था पहले यूज कहाँ होता है, स्प्रे वगैरह या प्रोपेलेंट वगैरह, प्रोपेलेंट्स में इनमें यूज हुआ करता था CFC। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेंट्स थे, फोएम इंसुलेशन था। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनिंग वगैरह, इन सब में ये यूज हुआ करता था पहले। ठीक है, तो ये इसमें क्लोरीन ज़्यादा होता है, ये ओजोन के लिए हार्मफुल था। इसके बाद में इसको बैन कर दिया गया। CFC होता क्या था, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो ये हीट को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, और ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर है जिसमें ओजोन रहता है, वो 11 to 50 किलोमीटर अबव होती है अर्थ के। ठीक है, जस्ट ट्रोपोस्फियर के जो ऊपर लाई होता है वो अपना स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर का जो हाइट है वो 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबव होता है। CFC have largely phased out by the Montreal Protocol। ये एक मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये एक लोकेशन का नाम है मॉन्टेरियल। ठीक है, तो इसमें फैसला किया गया कि अब CFC का यूज बंद किया जाए। ठीक है, इसको बैन किया गया उसमें। सो CF उस टाइम पे हुआ क्या, जब ये मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल होता है, तो अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में।
इसमें ओजोन की रक्षा करना था अपने को। ओजोन जो ये डिस्ट्रॉय कर रहा था लगातार, तो उसका मतलब ये क्यों हो रहा है, तो आइडेंटिफाई किया गया कि ये सीएफसी की वजह से हो रहा है। तो बाद में इस सीएफसी को बैन कर दिया गया, ठीक है, इस मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, यहाँ एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मॉन्टेरियल में तो इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, अगला कि सी एफ सी रिप्लेस बाई द एच एफ सी रिप्लेस बाई सी एफ सी एंड डू नॉट हार्म ओजोन बट आर स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस। जब इस मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल में ये बताया गया, ये डिसाइड किया गया कि जो अपना सी एफ सी है वो ओजोन को हार्म कर रहा है, मतलब ओजोन के लिए नुकसानदायक है, तो उसके जगह पर कुछ और यूज कर लिया जाए। तो उसकी जगह पर डिसाइड किया गया कि हम सी एफ सी यूज ना करके एच एफ सी यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन को तो हार्म नहीं कर रहा था, ओजोन को नहीं कर रहा था तो किसी दूसरे को कर रहा था। हाँ, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस था। ठीक है, तो ये न करके टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, ऐसा नहीं करके ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस HFC को बैन नहीं किया गया था मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, जैसे ये मॉन्टेरियल जो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल साइन होता है 16 सितंबर 1987। ये आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर 1987 जिस दिन ये साइन हुआ 16 सितंबर को, उसी दिन हर ईयर हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन डे सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर को, क्योंकि इस दिन मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल साइन हुआ है और मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल जो था ओजोन डिप्लीशन को कम करने को लेकर था। ठीक है, तो इसी दिन हम लोग आज ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को। ये जस्ट जो इंजीनियर डे होता है उसके दूसरे दिन होता है। 1987 में इसको साइन किया गया, लोकेशन इसका मॉन्टेरियल था। ठीक है, ये जगह का नाम है। ये इफेक्टिव आता है, सब लोग इस पे इसको इफेक्टिव करते हैं 1 जनवरी 1989 को। ठीक है, 2 साल बाद में ये इफेक्टिव में आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब साइन हुआ है, कब इफेक्टिव आया है, कहाँ पर साइन हुआ था, किसको लेकर के था। ठीक है, इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि जैसे ओजोन जो ये मॉन्टेरियल जो प्रोटोकॉल था, ये सीएफसी को बैन कर रहा था कि सीएफसी का यूज मत करो सभी लोग मिल करके, ताकि ओजोन डिप्लेशन को रोका जा सके। लेकिन ये एचएफसी को बैन नहीं करता था। तो इसी के लिए फिर केगाली अमेंडमेंट लाया गया। ये किगाली रेवांडा का जो है कैपिटल है, रेवांडा जो कंट्री है उसका कैपिटल है। ये जब साइन हुआ तो ये 15 अक्टूबर 2016 को साइन हुआ। ठीक है, कहाँ पर, जो किगाली जो रेवांडा का कैपिटल है वहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जैसे इसमें सीएफसी को बैन किया था मॉन्टेरियल में, यहाँ पर एचएफसी को भी बैन कर दिया गया कि यार वो ओजोन को हार्म नहीं कर रहा, लेकिन जो है ग्रीन हाउस गैस तो है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस हो रहा है। ठीक है, तो इस केगाली अमेंडमेंट में ये एक मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल का ही क्या था, एक एक्सटिंक्शन था कि इसमें एचएफसी को भी बैन कर दिया गया। ठीक है, और ये कब हुआ है, 15 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, फिर ये इफेक्टिव कब आता है, इसके कुछ सालों बाद में 1 जनवरी 2019 से सभी लोगों ने इसको एग्री कर लिया, सभी देशों ने, कि हाँ अब एचएफसी का भी यूज नहीं किया जाएगा। तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, किगाली अमेंडमेंट और मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। ये अगर नेट में नहीं पूछता है तो सेट में जरूर पूछता है, या फिर मैचिंग में दे देगा। जैसे मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल को मैच करना होगा सीएफसी से, और किगाली जो होगा वो एचएफसी से मैच होगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो मेन कंपोनेंट होता है फोटोकेमिकल स्मोक का। ठीक है, आगे जो आने वाले वीडियोस में हम लोग स्मोक को समझेंगे। दो टाइप की स्मोक हम पढ़ेंगे, एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है, एक इंडस्ट्रियल स्मोक होता है। इसको हम बहुत जल्द अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो ये जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ओजोन इसका मेन कंपोनेंट होता है। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, उसका ओजोन होता है। ठीक है, और
ये एक एग्जाम में मैंने फेस किया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है इसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक तो आईज इरिटेशन देखने का मिलेगा, हार्म द आईज, आई इरिटेशन होगा, थ्रोएट इरिटेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये वेजिटेशन को भी इफेक्ट करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो आईज को हार्म कर रहा है, थ्रोएट इरिटेशन देखने को मिलता है, इसके अलावा इसमें वेजिटेशन भी डिके होती है। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो मेन कंपोनेंट है वो ओजोन होता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो 97% जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रोपोस्फियर में भी होता है ओजोन, लेकिन वो बहुत कम होता है। जो 97% जो एटमॉस्फेयर है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि मोस्ट ऑफ द आपका CO2 है वो कहाँ लाई करेगा, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, और ये जो होता है आपका ओजोन जो बनता है वो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होकर के ओजोन बनाते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होता है वो बहुत कम होता है, लेस देन 0.002% बाय वॉल्यूम, प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है, ठीक है, ये बाय द वॉल्यूम बहुत कम होता है, 0.002%। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, 78 और 21, लेकिन ओजोन का कंसंट्रेशन अगर बाय द वॉल्यूम देखोगे तो बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा ये अपने को अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेज होती है उससे अपने को प्रोटेक्ट करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करके अपने को प्रोटेक्ट करता है। ओजोन जो है हार्मफुल होती है सरफेस पे। ठीक है, अगर ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में न हो करके सरफेस पे हो तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक का ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसीलिए ये क्या है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है वहीं पर अच्छा है, और वहाँ से अपने को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर तो हार्मफुल हो जाएगा सरफेस पे, लेकिन ये एसेंशियल गैस हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर का। ठीक है, CFC जो है वो क्लोरीन रिलीज करता है, क्योंकि इसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, सो ये क्लोरीन रिलीज करता है, और ये क्लोरीन क्या करता है, ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, आगे जब हम ये ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन वगैरह होती है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओजोन लेवल ड्रॉप इन द 20th सेंचुरी, स्पेशली ओवर द साउदर्न पोलर रीजन। जो ओजोन लेवल था ये साउदर्न पोलर रीजन पे ड्रॉप हो रहा होता है, मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ एक होल क्रिएट हो गया है बहुत बड़ा, कि वहाँ तो ओजोन है ही नहीं। ओजोन का थिकनेस कम हो जाता है 20th सेंचुरी में, क्योंकि जो अपना CFC बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है, और साउदर्न पोलर रीजन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, साउदर्न पोलर मतलब अंटार्कटिका के पास में, अंटार्कटिका के पास में सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये जो ओजोन था ये सीजनल ओजोन हॉल फॉर्म अबाउट द अंटार्कटिका ड्यू टू स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लेना है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ओजोन होल कहाँ बना है, या फिर जो है बाकी चीज़ें क्या है ओजोन होल, ये सब नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि बताओ किस सीजन में ओजोन होल फॉर्म होता है अंटार्कटिका के पास में। ठीक है, अब आप सितंबर अक्टूबर देखोगे तो आपको सीजन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अपने इंडिया में क्या होता है, जो अगस्त सितंबर और अक्टूबर का जो होता है उसमें ऑटम सीजन होता है। ठीक है, लेकिन हम ये जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, अंटार्कटिका के पास में, तो सितंबर अक्टूबर में वहाँ ये ऑटम सीजन नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ जो सीजन होगा वो स्प्रिंग सीजन होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूछ ले कि ओजोन होल का जो ओजोन होल फॉर्मेशन होता है वो कौन से सीजन में होता है, तो वो स्प्रिंग में होता है। और अंटार्कटिका के पास में जो स्प्रिंग होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, सो सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगा, जबकि इंडिया में इधर ऑटम देखने को मिलेगा इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगला ये आप ओजोन होल डिप्लीशन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इसका डॉप्सन जो यूनिट है
ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि जहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर है वहाँ पर आप इसका कंसंट्रेशन देखेंगे 100 to 200 जो डॉप्सन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ग्रेटर कंसंट्रेशन है वो इधर देखने को मिल रहा है रेड वाले में, अप्रोक्सीमेट 500 डॉप्सन है, ठीक है। अगला वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो क्या क्या एमिट करता है, उससे आपका एस एमिट हो रहा है, वाटर वेपर है, CO2 है, SO2 है, ये सब उससे एमिट हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एस वगैरह एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारे धूल के कण हैं जो कि वॉल्केनो या इनसे आए हैं, तो इन सबको जो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में उन सबको हम लोग एरोसोल्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि एरोसोल्स क्या है, क्योंकि ये स्कैटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में उन सबको हम एरोसोल्स बोलते हैं। और ये जो डॉप्सन यूनिट होता है ये ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज होता है, डॉप्सन यूनिट, ये ध्यान रखना, 2 मार्क्स में पूछ लेगा। और 500 जो डॉप्सन है वो इक्वल होता है 5 mm के, ठीक है। अब आपको वो दे देगा कि मान लीजिए कहीं पर 700 डॉप्सन थिकनेस है ओजोन का, तो बताओ उसका mm में कितना होगा, ठीक है। 700 हो जाएगा तो 7 mm हो जाएगा, 500 ऑप्शन है तो 5 mm हो जाएगा, 10 अगर 1000 ऑप्शन है तो 10 mm हो जाएगा। तो आपको ये सीधा सीधा ध्यान रखना है। पहला तो डॉप्सन जो यूनिट है वो ओजोन डिप्लेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। और 500 जो डॉप्सन है वो 5 mm के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो ये जो फ्लोटिंग पार्टिकल है जो सस्पेंडेड एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे जो कण हैं एरोसोल्स हैं, ये क्या करते हैं, वाटर वेपर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कंडेंसेशन होने के लिए। क्योंकि ये आगे मैं बताऊंगा कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जब पढ़ेंगे कि कैसे आपका रैनड्रॉफ का फॉर्मेशन होता है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एरोसोल। एरोसोल क्या करता है, ये एक फ्लोटिंग पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में इधर उधर उड़ रहा होता है, ये वाटर वेपर को कंडेंस करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये वाटर वेपर जो है इसके ऊपर कंडेंस होता है, उसको किसी ना किसी मीडियम का ज़रूरत रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फ्लोटिंग पार्टिकल हेल्प वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, ये क्लाउड बनने में हेल्प करता है। फिर अगला है कि ओल्डर जो कार इंजन्स थे, ठीक है, तो उनसे बहुत सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जनरेट हो रहे थे, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला था इन ओल्डर जो कार इंजन्स थे, तो इन द जो सनलाइट की परसेंस में ये क्या करता है, NO2 रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म द फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। ये जैसे हमने देखा कि ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक का मेन इंग्रेडिएंट था, वैसे ही ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है और फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक अर्बन पॉल्यूटेंट है, जो ज़्यादातर जो व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत सारे जो अपने मोटर कार वगैरह जितने भी हैं, उन सब से क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, ठीक है। आप यहाँ देख समझ पाएंगे कि कैसे वॉल्केनो के थ्रू ये जो एरोसोल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये सस्पेंडेड जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सारे एरोसोल्स होंगे, और ये ज़रूरी भी हो जाते हैं लेकिन हार्मफुल भी होते हैं बहुत ज़्यादा है तो, क्योंकि टेम्परेचर को लो कर देगा, ये सनलाइट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये स्कैटरिंग के लिए भी ज़रूरी हो जाता है, और जो वाटर वेपर का जो कंडेंसेशन होता है उसके लिए भी एरोसोल जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब ये जो CO होता है ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और पॉइजनस गैस होता है, ठीक है। CO का ये ध्यान रखना, ये पॉइजनस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस होता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ द कार्बन बेस्ड फ्यूल, जो कार्बन बेस्ड फ्यूल होता है उसका इनकम्प्लीट जो कंबक्शन होता है वहां से ये जनरेट होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि CO2 एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबक्शन हो रहा है कार्बन बेस्ड फ्यूल का, तो उससे CO जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
सो ओवर द हाफ ऑफ द अर्बन CO एमिशन कम फ्रॉम द व्हीकल्स। ज़्यादातर जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है वो आपके व्हीकल से ही ऐड हो रहा है, जो साधन हम लोग यूज कर रहे हैं उन्हीं से। इसके अलावा बर्निंग सल्फर कंटेनिंग फ्यूल रिलीज सल्फर गैस। अब ये सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स कौन से होंगे? जैसे कोल होता है, कोल में सल्फर रहता है, ठीक है। अगर आप कोल को जलाओगे तो उससे सल्फर गैस निकलेगा, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब कोल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था तो उसका इफेक्ट क्या हुआ था, ये क्लाइमेटोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा क्लाइमेट चेंज में। उससे एक फॉग जनरेट हुआ था जिसको हम सल्फर फॉग बोलते हैं, सल्फर स्मोक बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं ये डिटेल में। लेकिन आपको याद रखना है एनवायरनमेंट में सल्फर कैसे ऐड हो रहा है। जो सल्फर कंटेनिंग जो फ्यूल्स है लाइक कोल, कोल को जब बर्निंग होती है तो उससे सल्फर एमिट होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन मोइस्ट एयर सल्फर गैस फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट। अब ये सल्फर जो एटमॉस्फेयर में गया सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा या फिर और बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के साथ में गिरेगा तो फिर एसिड रेन कहलाएगा वो, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा एटमॉस्फेयर में, तो ये नाइट्रिक एसिड ड्रॉपलेट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलकर के फिर जब बारिश की बूंदों के रूप में गिरेंगे एज ए रेन ड्रॉप, ठीक है, तो फिर ये मेटल जो इतने भी होंगे उसको कोरोड करेगा, या फिर जो पेंट वगैरह होता है, क्योंकि ये एसिड है तो ये उसको डैमेज करेगा जो घरों पे पेंट किया हुआ है। इसके अलावा एसिडिफाई द लेक, क्योंकि ये एसिड जो अगर बारिश के रूप में बरस रहा है तो ये जो लेक होगी उनको एसिडिफाई कर देगा, या फिर जो मार्बल वगैरह है उनको वेदर केमिकल वेदरिंग हो जाएगा उनका, ठीक है। अब हम पार्टिकुलेट मैटर के बारे में देखते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। टाइनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, ठीक है। जो बहुत ही छोटे जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स है सस्पेंडेड एयर में उनको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये अपनी जो विजिबिलिटी है हमें दूर तक दिखाई नहीं देगा। जब बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर होगा एटमॉस्फेयर में तो ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। पार्टिकुलेट मैटर से होगा क्या, अब बहुत सारा डस्ट है एटमॉस्फेयर में या बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है, तो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर जो इश्यूज देखने को मिलेंगे, अपने को श्वसन संबंधी बीमारियां देखने को मिलेगी, सांस संबंधी बीमारियां देखने को मिलेगी, ठीक है। जब हम AQI पढ़ते हैं, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, तो उसमें हम दो टाइप के जो ये पार्टिकुलेट मैटर पढ़ते हैं। PM मीन्स पार्टिकुलेट मैटर, PM10, ये PM10 इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है, या PM25 है तो उसका पार्टिकल साइज इक्वल और लेस देन 2.5 होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर। ये AQI में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना कि कौन से पार्टिकुलेट मैटर हम AQI में पढ़ते हैं। AQI मतलब एयर पॉल्यूशन इंडेक्स, है ना। जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स होगा उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से पार्टिकुलेट मैटर AQI में यूज होते हैं, ठीक है। So thank you so much for watching this video. If you have any doubt, then drop a message and try to share this video with your friends, those preparing for CSI or NET exam, SET exam or GSI exams. Okay, thank you.